नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 11 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 19वें शिफ्ट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुखी सिद्धांत को दर्शाता है? समीप दूराभिमुखी सिद्धांत को अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल थियरम कहते हैं। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया कि मनुष्य का जो हार्ट होता है वो उसका केंद्र बिंदु हो जाएगा, यानी मनुष्य का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। यानी कि मनुष्य सबसे पहले अपने उसका हार्ट विकसित होगा, धीरे धीरे वो उसके बाहर की तरफ जाने वाले अंगों पर अपना कंट्रोल पाता है। जैसे कि देखिए, मनुष्य एक बॉल को पहले पकड़ लेता है। जैसे कि बच्चा जब होता है तो वो बॉल को पहले पकड़ लेता है, लेकिन जब उसको पेंसिल पकड़ाने की बात आती है तो वो उस पर बैलेंस नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि बॉल को पकड़ने में उसके सभी उंगलियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसका पूरा हथेली पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन एक पेंसिल पकड़ने में क्या हो रहा है कि उसकी कुछ उंगलियां ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उस दौरान वो अपने उंगलियों पर कंट्रोल नहीं पाया होता है। क्यों नहीं कंट्रोल पाया होता है? क्योंकि समीप दूराभिमुखी सिद्धांत ये कहता है कि केंद्र से निकलते हुए जब बाहर की तरफ जाएगा तो पहले उसका बाह पड़ेगा, फिर उसका हथेली पड़ेगा और हथेली के बाद से पांचों उंगलियां पड़ेगा। तो हथेली पहले पड़ जा रहा है ना, इस वजह से उस पर कंट्रोल वो पा जा रहा है, इसलिए वो पूरे बॉल को पकड़ लेता है, पूरे फुटबॉल को पकड़ लेता है। लेकिन जब पेंसिल पकड़ने की बात आती है तो वहां पर उंगलियों का रोल ज्यादा है और उंगलियों पर अभी कंट्रोल बच्चा नहीं पाया हुआ है, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे चलेगा, केंद्र से बाहर की तरफ चलेगा, तब वो कंट्रोल पाएगा। इसीलिए समीप दूराभिमुखी सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है, यानी कि केंद्र बिंदु से बाहर की भुजाओं पर, बाहर के अंगों पर वो धीरे धीरे आगे कंट्रोल पाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, शरीर के आकार, तंत्रिका तंत्र के विकास की क्रम व गति अलग अलग होती है। यहां पर कोई भी ये बात नहीं कही गई है कि अंदर से बाहर की तरफ विकास की बात की चर्चा नहीं की गई। हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, व्यक्तिगत उंगलियों की गति को एकीकृत करना सीखने से पहले उंगली पकड़ने में महारत हासिल नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा जा रहा है तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास हो जाता है। दृश्य क्षमता मतलब कि देखने का विकास हो जाता है चलना से पहले, चलने से पहले। तो ये समीप दूराभिमुखी का उदाहरण नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बाह्य बाहों, ये बाह्य नहीं है, बाहों है, आम जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि बाह, हमारे बाह कहा जा रहा है कि बाह का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए, यहां पर जो मनुष्य था ये इस प्रकार से था, तो ये हाथ उसका यहां पर होगा और उसने बाह, यानी बाह यहीं से शुरू हो जा रहा है ना, तो बाह पहले आ जा रहा है हार्ट के बाद, क्योंकि केंद्र से बाहर की तरफ जब चलेंगे तो पहले बाह आ रहा है, उसके बाद हथेली आएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बाह का प्रयोग करना तो वो सीख जा रहा है, लेकिन हाथों का प्रयोग, हथेली का प्रयोग वो बाद में कर पा रहा है, क्योंकि हथेली बाह के बाद में आएगा। यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ चलेंगे तो हथेली बाद में आएगा, इसलिए उस पर कंट्रोल बाद में पाता है और बाह पर पहले कंट्रोल पा जाता है। यही बोला जा रहा है। देखिए, बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों के उपयोग से पहले, यानी बाह पहले हो जा रहा है, क्योंकि बाह पहले आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही तरीके से व्याख्या करता है समीप दूराभिमुखी सिद्धांत का। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकासात्मक परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंटल चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? पहले चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि किशोरावस्था की एज लिमिट क्या होती है? 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था माना जाता है, यानी कि 18 साल तक किशोरावस्था चल रहा है। यानी कि 18 साल तक कहा जा रहा है कि विकास आगे की तरफ होता है, फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए 18 साल में किसी बच्चे का हाइट 5 फुट हो गया, 18 साल तक बच्चे का हाइट 5 फुट हो गया, तो क्या वो 18 साल के बाद वो पीछे आने लगेगा? क्या उसका हाइट कम होने लगेगा? नहीं होता है। विकास एक बार जो हो चुका है अब वो पीछे नहीं आएगा, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, हमेशा रैखिक तरीके से होता है, चक्रीय ढंग से नहीं होता है, ये भी निगेटिव है, क्योंकि विकास में बच्चे के सभी पक्षों की बात की जाती है, उसमें संज्ञानात्मक विकास की भी बात की जाती है। संज्ञानात्मक विकास यानी बच्चे के प्रयास के माध्यम से जो परिवर्तन होता है, उसे, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो कुछ भी प्रयास कर रहा है, उस प्रयास के माध्यम से उसके
व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसे अधिगम बोलते हैं। तो अगर प्रयास और अधिगम में हम लोग एक ग्राफ खींचे तो ये विकल्प कह रहा है कि हमेशा रैखिक तरीके से होता है। रैखिक तरीके से होगा तो इस प्रकार से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब बच्चा प्रयास कर रहा है तब तब वो चीज़ों को सीख पा रहा है। क्या ये ऐसा होता है? नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम कितना भी प्रयास कर लें तो भी हमारा अधिगम व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसे ही तो अधिगम पठार बोलते हैं। यानी प्रयास के बावजूद भी हमारे अधिगम में कोई भी परिवर्तन न होना, हमारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन न होना, इसे ही अधिगम का पठार बोलते हैं। यानी कि अगर एक रेखीय होता तो अधिगम का पठार आना ही नहीं चाहिए था। तो ये कह रहा है कि एक रैखिक तरीके से हमेशा होता है, तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होता है। शैशवावस्था की एज लिमिट क्या होती है? 0 से 2 साल। कहा जा रहा है कि शैशवावस्था तक तो बहुत तेजी से होता है, फिर किशोरावस्था तक कोई भी वृद्धि नहीं होती है। कहा जा रहा है कि किशोरावस्था तक कोई वृद्धि ही नहीं होती है, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। क्या 0 से 2 साल तक की केवल वृद्धि होती है? नहीं, बच्चा किशोरावस्था तक एज जब उसका 18 साल तक हो रहा होगा तब तक वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि की बात की गई है, वृद्धि की बात की गई है, हाइट से बात की गई है, जिसमें बच्चे का किसी मात्रा में हम लोग तोला जा सके। वृद्धि को तौर देखिए, दो प्रकार की चीजें होती है। एक विकास होता है जो कि गुणात्मक होता है, जैसे कि बच्चे के व्यक्तित्व का विकास, और एक वृद्धि होता है जिसे मात्रात्मक तौर पर हम लोग नाप सकते हैं, जैसे कि बच्चे का वेट हो गया। मान लीजिए जब 2 साल का था तब उसका वेट 10 किलो था, जब 18 साल का होगा उसका वेट 40 किलो हो जाएगा। यानी वृद्धि हो रहा है जिसे हम लोग मात्रा में नाप सकते हैं। और इसी प्रकार से बच्चे की हाइट जब 2 साल का था तो 3 फीट का था, 1.5 फीट का था, 2 फीट का था, जब 18 साल का हुआ तो 5 फीट 5.5 फुट का हो गया। यानी जिसमें वृद्धि हम लोग देख पा रहे हैं, मात्रात्मक तौर पर नाप सकते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो क्या ये केवल 2 साल तक वृद्धि होती है? नहीं, ये वृद्धि बच्चे के किशोरावस्था तक चलती है, और ये कह रहा है कि किशोरावस्था तक कोई वृद्धि होती ही नहीं है, तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ये वृद्धि की बात हो रही है। अगर विकास की बात करें तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाला क्रिया है, क्योंकि विकास में हमारे मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ हमारे गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इस वजह से ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। बिल्कुल सही बात है, विकास का एक क्रम है। जैसे कि आज बच्चा जन्म लिया तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कल उसका हाइट 5 फुट हो जाएगा, वो उसका एक क्रम है, धीरे धीरे ही करके वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो उसमें संज्ञानात्मक परिवर्तन होंगे उन सबका भी क्रमिक परिवर्तन ही होगा, धीरे धीरे ही होगा, जो कि क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वातावरण और आनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, आनुवांशिक और जो वातावरण का कारक होता है उसके अंतःक्रिया की वजह से बच्चे का विकास पूरी तरीके से प्रभावित होता है। अब विकास में कई पक्ष आते हैं, जैसे बच्चे के शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो जितने भी पक्ष आते हैं वो कहीं ना कहीं वातावरण और आनुवांशिकता से सभी पक्ष प्रभावित होंगे। चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहला कहा जा रहा है केवल शारीरिक विकास, तो ये गलत हो गया। केवल संज्ञानात्मक विकास, ये भी गलत हो गया। शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, ये भी गलत हो गया। ये विकल्प ऐसा है जो सभी पक्षों की बात करता है, शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समाजीकरण क्या होता है कि बच्चा जब पहली बार परिवार में जन्म लेता है तो परिवार के लोगों के द्वारा पहली बार वो उनके संपर्क में आता है। यानी कि पहली बार समाज का जो कॉन्सेप्ट है कि समाज में एक दूसरे के सहयोग की भावना की वजह से हम लोग रहते हैं, यानी एक दूसरे का हेल्प करते हुए रहते हैं, इसी को समाजीकरण कहते हैं। तो बच्चा पहली बार ग्रुप में रहना कब सीखता है? परिवार में सीखता है। तो परिवार जो होता है उसका समाजीकरण का पहला एक तरीके से उपकरण के तौर पर देखा जाएगा, या फिर प्राथमिक संस्था के तौर पर देखा जाएगा। और इसके बाद जो भी चीजें होंगी जिसके संपर्क में आकर के वो समाजीकरण सीखेगा, वो उसका द्वितीयक संस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमसे मीडिया के बारे में पूछा गया। चारों विकल्पों में देखिए मीडिया की बात की गई है, तो मीडिया कौन सा संस्था होगा? द्वितीयक संस्था होगा, क्योंकि अचानक से बच्चा परिवार में जन्म लेने के बाद से तुरंत मीडिया के संपर्क में नहीं आता। मीडिया के तौर पर आप टीवी देख लीजिए, इंटरनेट देख लीजिए, इस सब की बात की जा रही है, तो ये द्वितीयक संस्था के तौर पर देखा जाएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, मीडिया समाजीकरण का संस्था नहीं है, तो यह विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा कहा जा रहा है, तो यह विकल्प गलत हो गया। अभिन्न हिस्सा उसे कहते हैं जिसके बिना बच्चे का विकास संभव ही नहीं है। तो क्या यह ऐसा संभव है कि बच्चे मीडिया के बिना विकास कर ही नहीं सकते? तो यह बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, निश्चित तौर पर उसका विकास प्रभावित होगा अगर मीडिया नहीं रहेगी तो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उसके बिना विकास होगा ही नहीं। तो यह विकल्प निगेटिव कहा जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि अभिन्न हिस्सा बताया गया था। ठीक है, चलिए पहला देखिए, मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो यह विकल्प निगेटिव है। प्राथमिक संस्था उसे कहते हैं जब बच्चा पहली बार जिसके माध्यम से समाजीकरण सीखता है, और पहली बार वो परिवार के माध्यम से सीखता है, ना कि मीडिया के माध्यम से, तो यह विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, मीडिया समाजीकरण का द्वितीयक संस्था है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो पियाजे ने जो टर्म दिया था, चारों टर्म यहाँ पर चर्चा किए गए हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक समय में केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देना। जैसे कि बच्चे जब भी किसी चीज को देखते हैं तो वो पूरे होल चीज को नहीं देख पा रहे, पूरे संपूर्ण चीज को एक नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए एक कुत्ता है तो अगर आप बच्चे से बोलेंगे कि देखो वो कुत्ता है, तो वो उस समय अगर कुत्ता पूंछ हिला रहा है तो केवल उसके पूंछ पर वो केवल ध्यान दे पाएगा। इसी को बोलते हैं केंद्रीयता। और यानी कि बच्चा एक समय में केवल एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, इसी को हम लोग केंद्रीयता बोलते हैं। और अगर पूरे एस्पेक्ट पर एक साथ ध्यान दे ले तो उसे हम लोग विकेंद्रीयता बोलते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या बोला गया था कि केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति, तो इसे हम लोग केंद्रीयता बोलते हैं। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। दूसरा दिया गया परिवर्तिता, इसे हम लोग रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि बच्चे से पूछा कि ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा कि ये एक अंक है, अंक यानी 1 है। और अगर मैं यहां से ऐसे बना दूं तो अब बच्चे से पूछूं कि एक कहां गया, तो वो अगर बता लेता है कि अगर ये वाली और ये वाली लाइन हटा दिया जाए, देखिए मैं हटा रहा हूं, देखिए ये दोनों लाइन हटा दी जाए तो हमें पहले वाली संख्या मिल जाएगी। अगर ये बच्चा एक पॉइंट से आगे निकल जाने के बाद पुराने पॉइंट पर वापस आ जाता है तो इसे हम लोग प्रतिवर्तिता बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको इसका अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर हमारा कंफर्म हो चुका है कि पहला वाला ही होगा। मैं सबका केवल मतलब बता रहा हूं। आत्म केंद्रीकरण क्या होता है? जीन पियाजे ने जब अपना प्रयोग किया था तो उन्होंने कुछ बच्चों को एक कमरे में बंद करके वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि बच्चे कर क्या रहे हैं। तो वो देख करके ये आश्चर्यचकित हो गए कि बच्चे समूह में रहते हुए भी अपने खुद में लीन है, खुद से ही बातें कर रहे हैं। इसी को उन्होंने आत्म केंद्रीकरण कहा था। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जीववाद, इसमें उन्होंने ये बताया था कि देखिए बच्चों को ये लगता है कि उनके पास जो भी खिलौने हैं, कार है, घोड़ा है, हाथी है, जो भी खिलौने हैं वह भी उनकी तरह जीवित है। उनको ये लगता है कि उनमें भी जीवन संभव है, इस वजह से इसे जीववाद कहा गया। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। विकल्प ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको प्रभाषित करने वाले विशेषताओं का सही ढंग से दर्शाता है। चौथा विकल्प दिया गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कहा जा रहा है कि इसमें केंद्रीकरण होता है, तो ये इससे पहले ही बच्चे में विकेंद्रीकरण आ जाता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो सबसे उच्चतम स्तर था, इसमें केंद्रीकरण नहीं आएगा, इससे पहले ही केंद्रीकरण वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें कहा जा रहा है कि अस्थगित अनुकरण। तो यहां पर बच्चा अनुकरण नहीं कर रहा होता है, बल्कि मूर्त चीजों को देख करके उसमें चिंतन करने की अवस्था आ जाती है। तो वो अनुकरण क्यों करेगा, वो तो चिंतन करेगा ना। तो ये भी गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। संवेदी चालक अवस्था यानी 0 से 2 साल की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है इसमें प्रतीकात्मक सोच को मूर्त सोच के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ना कि संवेदी चालक में। तो ये भी गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु जो होती है 2 से 7 साल होती है, और इसी में जीववाद होता है। जीववाद का मतलब क्या होता है कि जो भी बच्चे खिलौना खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब 2 साल प्लस होगा तभी तो वो खिलौने से ज्यादा खेलता है। तो इस समय बच्चे को ये लगता है कि जो भी उसके पास खिलौने हैं उसमें भी जीवन संभव है। आप लोग देखते होंगे कि जब आपके घर में बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे होते हैं तो उनको भी नहला रहे होते हैं, उनको भी खाना खिलाते हैं, उनको ये लगता है कि मेरी तरह इसमें भी जीवन है। इसी को उन्होंने जीववाद कहा था, और यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि क्या और क्या हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है स्कीमा जो वर्ड है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, और प्रश्न चूंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहले और दूसरे विकल्प में देखिए इसमें भी स्कीमा की चर्चा की गई है, ये भी जीन पियाजे के अनुसार है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चूंकि प्रश्न पूछा गया था तो ये दोनों भी हमारे उत्तर नहीं होंगे। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए नक्शे और कैलकुलेटर। नक्शा और कैलकुलेटर जो होता है वो एक तरीके से बच्चे के परिवेश का पार्ट है। परिवेश क्या हो गया, बच्चे का वातावरण, बच्चा जो कुछ भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सामाजिक पृष्ठभूमि में रह रहा है, यानी जिस भी परिवेश में रह रहा है, नक्शा और कैलकुलेटर उसका पार्ट होगा। और बच्चे अपने सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। यानी सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर बच्चे इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, और ये उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का भाग है। इस वजह से यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक यानी कि बच्चे जो खुद से बातचीत करते हैं उसके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था। तो इसे उन्होंने ये कहा था कि बच्चे अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, यही काम बड़े भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कल आपका सीटेट का पेपर है, तो आप अपने मन में खुद से बातचीत कर रहे होते हैं, खुद से निजी वार्ता कर रहे होते हैं कि कल मेरा पेपर है, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। आप खुद में मन में सोच रहे हैं कि कल मुझे एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, तो आप अपना एडमिट कार्ड रखते हैं, वो काम कर भी रहे होते हैं, जो आप सोच रहे हैं वो काम कर भी रहे हैं फिजिकली। उसके बाद आप सोचते हैं कि एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखना है, तो एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप रख रहे होते हैं। तो ये जो कुछ भी आप सोच रहे थे वही काम आप कर भी रहे हैं सोचने के दौरान ही, यही काम बच्चे भी करते हैं। लेकिन बच्चे बड़ों के इतना सक्षम नहीं है कि वो चीजों को मन में कर पाए, इसीलिए जो कुछ भी वो मन में सोच रहे होते हैं वो उसे बोल देते हैं। यानी निजी वार्ता को उन्होंने क्या बताया था, अपने कार्यों की योजना करना बताया था। ऑप्शन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता, तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है, यह भी निगेटिव है। दूसरा देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, यह महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, यह विकल्प बिल्कुल सही बात है, यह महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। और लेव वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं यह बच्चों को सीखने में मदद करेगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, तो ये जितना ज्यादा आप बच्चों को टीएलएम दिखाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री जितना ज्यादा उपलब्ध होगा बच्चे उतना अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो ये तो विकल्प तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, यानी जितना ज्यादा एक्टिविटी किया जाएगा, जितना बच्चे को सक्रिय रखा जाएगा गतिविधियों में और कार्यों को खुद करके सीखने का मौका दिया जाएगा, बच्चा उतना ही सीखेगा। तो ये भी प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, यानी कि टीचर जो निर्देश दे रहा है सिर्फ उसका बच्चे पालन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव है। क्योंकि देखिए निर्देश देने का मतलब इंफॉर्मेशन देना, और बच्चे इंफॉर्मेशन को हूबहू नहीं प्राप्त करते हैं जिस प्रकार से हम उनको देते हैं, वो खुद करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, बच्चे में जब नैतिकता नहीं है, मान लीजिए 2 से 3 साल का बच्चा है, आप उसको भूल से भी मत कह दीजिएगा कि बेटा मोबाइल को पानी में मत डालना नहीं तो खराब हो जाएगा। उसे यह लगता है कि जो आपने बताया वो सही है या नहीं, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वो पानी में डाल करके खुद देखेगा। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि बच्चे जब तक खुद से करके नहीं देखते हैं तब तक उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो बच्चा खुद मोबाइल को पानी में डाल करके देखेगा कि क्या खराब होता है या नहीं, और जब खराब हो जाएगा तब कहेगा हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोबाइल खराब हो जाता है। तो बच्चे प्रत्यक्ष निर्देश को रिसीव नहीं करते हैं, वो ज्ञान के प्राप्त करता नहीं है बल्कि ज्ञान के निर्माण करता है। जब तक खुद करके नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि यह विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर देना, रटना याद करना, ये सभी विकल्प निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, मतलब पहला और दूसरा विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, 1 और 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के चरणों को उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कहा जा रहा है कि विवेक के स्वयं चुने गए नैतिक सिद्धांत, तो खुद के आधार पर नैतिकता तय करना ये सार्वभौमिक अभिविन्यास में आता है। ये हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि ये सार्वभौमिक अनुबंध अभिविन्यास नहीं था, सार्वभौमिक रहता तब ये सही होता। ठीक है, निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, इसमें कहा जा रहा है एहसानों को एक समान आदान प्रदान, इसमें क्या होता है, ये इसका सही था। देखिए चौथे वाले का, क्योंकि इसमें सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी कि यहां पर जो व्यक्ति है वो समझ जाता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही हम लोग इस समाज में रह पाएंगे। यानी एक दूसरे के एहसान का सम्मान करना, आदान प्रदान करना, एक समान आदान प्रदान करना कि उसने मेरी मदद की तो मैं भी उसकी मदद करूंगा। यह होता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की मदद करने का उसमें नैतिकता आ जाता है। तो यह भी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, इसमें कहा जा रहा है कि सजा से बचाओ, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। सजा से बचाओ हमारा सजा एवं दंड अभिविन्यास वाला था, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। सार्वभौमिक में यह नहीं आएगा, सार्वभौमिक में बच्चा अपने स्तर पर नैतिकता तय करने लगता है, तो यह भी विकल्प सही से मेल नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और कहा जा रहा है आदर्श पारस्परिकता। आदर्श पारस्परिकता का मतलब कि जैसे देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर आपके मोहल्ले में आपके हमउम्र अगर कई बच्चे होंगे एक ही कक्षा में, तो आपका जब रिजल्ट घोषित होता होगा तो और आपसे ज़्यादा अगर आपके मोहल्ले में किसी बच्चे का नंबर आ गया होगा तो
मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करेंगे कि देखो वो कितना पढ़ने में तेज है, आपके घर वाले भी कहते होंगे कि देखो वो कितना पढ़ने में तेज है, कितना अच्छा नंबर लेकर आया है, तुम कितना कम नंबर लेकर आए हो। तो हमारे मन में उस समय, जब हमारी एज छोटी रहती होगी, उस समय ये मेंटेलिटी बैठ जाती है कि पूरा समाज, पूरे मोहल्ले के लोग उसका तारीफ कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि हम भी तारीफ के पात्र हो जाएंगे अगर हम भी उसके तरह बन जाएंगे। यानी हम भी कहीं ना कहीं उसका अनुकरण करने लगते हैं, जो चीज वो कर रहा होता है वही चीज हम भी करने लगते हैं समाज से स्वीकृति पाने के लिए। इसी को कहा जा रहा है कि आदर्श पारस्परिकता, यानी कि हम उसका आदर्श तौर पर नकल करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं समाज से स्वीकृति पाने के लिए। यही यहां पर सही मेलित है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है। तो जो हावर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि बुद्धि क्या है। तो उन्होंने बताया था कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का एक समूह है। प्रत्येक मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, सभी मनुष्य में सभी प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्य जिस काम को ज्यादा करता है उसी वही वाली बुद्धि हावी हो जाती है। जैसे कि देखिए, भाषाई बुद्धि बोला जाता है कि लेखक में पाई जाती है, तो क्या वो तर्क नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। तार्किक बुद्धि भी उसमें होती है, क्या वो एक तरीके से दूसरों के बारे में नहीं जान पाएगा? बिल्कुल जान पाएगा। यानी अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक दोनों बुद्धि उसमें पाई जाएगी, लेकिन वो वाली बुद्धि ज्यादा उसमें हावी हो जाती है जिसके बारे में वो दिन रात काम करता है। जैसे लेखक है तो जाहिर सी बात है लिख रहा होगा, यानी भाषाई बुद्धि उसमें ज्यादा डेवलप हो जाएगी। और इसी प्रकार से कोई इंजीनियर है तो उसमें टेक्निकल, तार्किक बुद्धि ज्यादा विकसित हो जाती है, लेकिन बुद्धि का समूह सब में होता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा है कि केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता, गलत हो गया। एक विशिष्ट एकाकी क्षमता, यह भी गलत हो गया। एक विलक्षण और सामान्य अवधारणा, यह भी गलत हो गया। क्षमताओं का एक समूह, बुद्धि को क्षमताओं का एक समूह बताया गया है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, कई बुद्धियों के प्रकार का समूह होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि। गैर परस्परवादी भूमिका का कहने का मतलब क्या होगा? समाज ने हमारे ऊपर अपने विचार इस प्रकार से थोपे हुए हैं कि हमारे मन में यह बैठा हुआ है कि लड़कियां हैं तो वो घर का चूल्हा चौका संभालेंगी, घर का काम संभालेंगी, और जो पुरुष हैं वो बाहर जाकर के घर के लिए आजीविका का साधन जुटाएंगे। लेकिन ये हो गया जो समाज ने पहले से विचार हमारे ऊपर रूढ़िबद्ध विचार थोपे हुए हैं। लेकिन गैर परस्परवादी का मतलब क्या हो गया? गैर परस्पर यानी कि समाज जो ये बोलता है कि लड़कियां घर का काम करने के लिए हैं, तो वहां पर ऐसे उदाहरण बच्चों को आप दे सकते हैं, जैसे कि आप संजीव कपूर का उदाहरण दे सकते हैं जो कि एक मशहूर शेफ है। इसके अलावा जो कि समाज ये बोलता है कि लड़कियां केवल घर का काम करेंगी, चूल्हा चौका संभालेंगी, तो उनको ये उदाहरण दे सकते हैं बच्चों को कि जो एक तरीके से संजीव कपूर है वो खाना बनाते हैं, शेफ हैं, और वो पूरे दुनिया में फेमस हैं। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के सुनीता विलियम्स का चर्चा कर सकते हैं कि यहां पर देखिए कि महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं। इसी प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के गैर उदाहरण बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि कोई महिला है तो आईएएस है, आईपीएस है, उसका उदाहरण दे सकते हैं जो कि बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इन सबको जब बच्चा देखेगा कि जो समाज पहले से बोलता है कि लड़कियां हैं तो वो घर का खाना बनाएंगी और लड़के हैं तो बाहर की आजीविका जुटाएंगे, तो ये लिंग के आधार पर तय नहीं होता है कि लड़कियां क्या करेंगे, लड़के करेंगे। ये समाज ने हमारे ऊपर अपने विचार को थोपे हुए हैं। तो इससे जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको चुनौती मिलेगी, क्योंकि हम लोग बच्चे के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो समाज का विचार था उसके उलट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के जेंडर रूढ़िवादिता की जो छवि थी उसको चुनौती मिलेगी। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, दूसरे विकल्प में बात की गई जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और एक रीजन दिया गया, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। सीधे तौर पर लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का यह विरोध है। लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए ग्रुप में, समूह में सीखेंगे, और यह विकल्प कह रहा है कि अकेले काम करने का, व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने का को प्रोत्साहित करना चाहिए और समूह में काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो नेगेटिव हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। तो सहयोग करना को अप्रभावी बताया जा रहा है, तो यह भी लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि संरचनावाद यह कहा जाता है कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके ही सीखेंगे, और यह संरचनावाद का विरोध है। इस वजह से दोनों विकल्प गलत हैं। दिए गए ऑप्शंस में देखिए, चलिए चौथे विकल्प में देखिए बात की गई है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव सेंस वाला पूछा गया, निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान और बाद में होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रक्रिया सीखने से पहले कैसे होता है? जब बच्चे का पूर्व ज्ञान हमें जानना होता है तो हम लोग बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। दौरान कब होता है? जब बच्चे को किसी समस्या के बारे में जानना होता है कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने के दौरान उसको कोई समस्या तो नहीं है, तो अधिगम के दौरान ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। और बाद में मूल्यांकन कब होता है? जब बच्चे का अधिगम पूर्ण हो जाता है, सत्र के अंत में उसका एक तरीके से बाद में मूल्यांकन किया जाता है। तो ये तीनों तो सही तरीके से मूल्यांकन के बारे में सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव था और प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये कहता है कि बच्चा कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है या फिर कक्षा में जो कुछ भी सीख रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और ये मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन होता है जिसमें बच्चा कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, उस दौरान उसको क्या समस्या आ रही है उसको जानने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गतिक होने का मतलब कि डायनेमिक होना चाहिए, वो परिस्थिति के अनुसार बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग एज ए टीचर बिल्कुल रिजिड हो जाए कि नहीं, एक विधि हमने तय कर लिया, पकड़ लिया, उसी विधि से सबका मूल्यांकन करेंगे। कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है? आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे कि एक मूक बधिर बालक है जो कि ना तो सुन सकता है ना तो बोल सकता है, तो आप उसका कैसे मौखिक परीक्षा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। कैसे ले पाएंगे? वो ना तो सुनेगा ना तो बोलेगा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए रिटन एग्जाम एप्रोप्रिएट होगा। कोई एक ऐसा बालक है जो कि दृष्टिबाधित है तो वो देख नहीं सकता, तो कैसे वो रिटन एग्जाम दे लेगा? उसके लिए मौखिक परीक्षा वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई एक ऐसा बालक जो कि विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार से जूझ रहा है, तो उसकी जरूरतें अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। उसके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ही जो असेसमेंट प्रोसेस होगा वो डायनेमिक होना चाहिए, यानी परिवर्तनशील होना चाहिए। तो ये बात तो यही तो कह रहा है कि गतिक होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये विकल्प नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? देखिए, जहां पर भी मानकीकृत उपकरण आ जाए वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात करता है, एक नियत विधि की बात करता है। जैसे कि देखिए, अभी इसके जस्ट पहले वाले विकल्प में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब कहा जा रहा है कि मानकीकृत उपकरण यानी लिखित परीक्षा के माध्यम से कैसे आप सबका एक साथ मूल्यांकन कर पाएंगे? जो दृष्टिबाधित है वो कैसे उसमें परीक्षा में कंफर्टेबल होगा? परीक्षा दे ही नहीं पाएगा। अगर आप मौखिक परीक्षा ले रहे हैं तो जो श्रवण बाधित है और जो मुख बधिर है वो परीक्षा में सम्मिलित हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से मानकीकृत उपकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। यह विकल्प मानकीकृत उपकरण की बात कर रहा था, निगेटिव हो गया। और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे प्रश्न पूछा गया है, विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बढ़ावा देगा? तो देखिए, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक खुले सिरे वाला प्रश्न, एक बंद सिरे वाला प्रश्न। तो जो खुले सिरे वाला प्रश्न होता है वो बच्चे को आलोचनात्मक सोच को बढ़ाएगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भारत की राजधानी कहां है, भारत की राजधानी क्या है, तो प्रत्येक बच्चा, कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का उत्तर एक ही आएगा, क्योंकि इसका एक ही उत्तर संभव ही है। तो कोई भी एक ऐसा प्रश्न जिसके केवल एक ही उत्तर संभव होते हैं उसे हम लोग बंद सिरे वाला प्रश्न कहते हैं। और इसमें कोई भी आलोचनात्मक चिंतन नहीं किया जाता है बच्चे के द्वारा, क्योंकि चीजें वो बचपन से इसी चीज को रटता आ रहा है कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसमें कोई भी अपना मौलिक विचार यूज ही नहीं करना है। इसे हम लोग बंद सिरे वाला प्रश्न कहते हैं। तो ये प्रश्न, बंद सिरे वाले जो प्रश्न होते हैं, वो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देते हैं। और दूसरा प्रश्न अगर मैं ये आपसे बोलूं कि भारत में जनसंख्या को कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचार के हिसाब से अलग अलग उत्तर देगा। और एक ऐसा प्रश्न जिसमें अलग अलग उत्तर आने की संभावना होती है उसे ही हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न कहते हैं। और खुले सिरे वाले प्रश्न में बच्चे के मौलिक विचारों का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से बच्चे के आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। यानी खुले सिरे वाला प्रश्न हमारा उत्तर होगा। जो भी विकल्प खुले सिरे वाले प्रश्न की बात करेगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये तो फिक्स है ना कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसमें कोई भी मौलिक विचार नहीं है, कोई भी चिंतन नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। बंद सिरे वाला प्रश्न था। केरल राज्य की कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यह भी बंद सिरे वाला प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह भी एक परिभाषा ही तो है जो कि फिक्स है।
तो ये भी एक तरीके से मौलिक विचार इसमें बच्चा यूज नहीं करेगा, यानी ये भी कहीं ना कहीं बंद सिरे वाला प्रश्न था। एक ही विकल्प बच्चा, समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। अब यहां पर प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचार के हिसाब से क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में सोचेगा, यानी कि यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग आएगा। ये खुले सिरे वाला प्रश्न है और ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। समावेशन यानी कि बिना किसी योग्यता के भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने की बात करता है समावेशन। ठीक है, चलिए पहला विकल्प दिया गया है लचीला पाठ्यक्रम। ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम जितना ज़्यादा लचीला होगा वो सबके लिए कहीं ना कहीं समावेशित करने में मदद करेगा। जैसे कि अगर हम लोग करिकुलम में ये तय कर लिए कि सबको शारीरिक गतिविधि करना है, तो जो शरीर से विकलांग होगा, जो पैर से विकलांग होगा, वो कैसे गतिविधि कर सकता है, या फिर दौड़ भाग वाले खेल में कैसे शामिल हो सकता है। यानी कि जब ये पाठ्यक्रम, जब ये करिकुलम लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तभी तो उसको राहत दिया जा सकता है कि ठीक है आप मूवमेंट नहीं कर सकते तो आप इसमें भाग मत लीजिए। ये तभी होगा जब जो करिकुलम होगा वो लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। गम्य इमारतें, गम्य को अंग्रेजी में एक्सेसिबल बोलते हैं। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स की बात की जा रही है। जो पैर से विकलांग बालक होगा, जाहिर सी बात है वो ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं जा पाएगा। उसके लिए ज़रूरी यह है कि एक्सेसिबल बिल्डिंग हो, कि उसको ग्राउंड फ्लोर पर ही बैठाया जाए। और साथ ही साथ ग्राउंड फ्लोर पर जब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो कई जगह स्कूलों में क्या होते हैं, ये वाले स्टेयर्स होते हैं, तो इसके जगह पर ये वाले स्लोप वाले भी स्टेयर हो, ताकि बच्चे का जो व्हील चेयर है वो कम से कम मूव होकर के ऊपर जा पाए विद्यालय पर। ठीक है, तो गम्य इमारतें भी कहीं ना कहीं समावेशित करने में बच्चों को मदद करेगी, यानी कि बच्चों के लिए जो बिल्डिंग्स हो वो एक्सेसिबल हो, तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण, यानी कि अलगाव की बात की जा रही है, पृथक बंटवारे की बात की जा रही है। जब भी हम योग्यता के आधार पर कभी भी बंटवारे की बात करते हैं वो हमेशा नेगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यह भी नेगेटिव है। कैसे? आज एक कक्षा में अलग अलग शारीरिक अक्षमता, अलग अलग शारीरिक अधिगम विकार से जूझ रहे बालक है, तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सबका आप प्रतियोगिता करा पाए एक ही पैमाने पर। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मौखिक प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं तो श्रवणबाधित उसको सुन करके उत्तर नहीं देगा। अगर आप लिखित परीक्षा करा रहे हैं तो दृष्टिबाधित उसमें कंफर्टेबल नहीं होगा। यानी कि प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती है एक पैमाने पर, इसलिए प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा हमेशा निगेटिव होता है। यानी कि पहला और दूसरा केवल पॉजिटिव है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की बात की जा रही है और एक ही व्यवहार को बार बार करने की बात की जा रही है, तो ये स्वलीनता में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी गुणज वैफल्य देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चे का मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। पठन वैफल्य में पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने या फिर जो अल्फाबेट्स हैं उसको पहचानने में दिक्कत आती है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं सकता उसकी बात की जा रही है। एक ही विकल्प बचा स्वलीनता, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेंगे जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है। तो इस विकार में होता क्या है कि बच्चा एक चीज पर बहुत कम ध्यान दे पाता है और बहुत ज्यादा ही क्रियाशील होता है। जैसे कि कुछ खट्ट से आवाज आई तो तुरंत उसका ध्यान उधर चला गया, कोई बगल से गुजरा तुरंत उसका ध्यान उधर चला गया, यानी अपना फोकस किसी एक बिंदु पर रख ही नहीं पाता। इसी को बोलते हैं ध्यान न्यूनता और अति क्रियाशीलता। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनके समावेशन में कौन सा विकल्प मदद करेगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, कक्षा में संलग्न के विविध तरीकों को प्रतिबंधित करना, यानी रोकने की बात की जा रही है, अलग अलग तरीकों को यूज ना करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया ना, क्योंकि बच्चे को जितना नए नए तरीके से दिखाएंगे उतना बच्चा क्यूरियोसिटी उसमें जनरेट होगा चीज़ों को नए तरीके से जानने के संदर्भ में। तो बच्चे में जब रुचि जन्म लेगा, तो बच्चे में जब उत्सुकता जन्म लेगा, रुचि होगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा थोड़ा देर ध्यान से बैठेगा कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो वो चीज़ें क्यूरियोसिटी से बच्चे का ध्यान कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए केंद्रित किया जा सकता है, और इसको प्रतिबंधित यानी इसको रोकने की बात की जा रही थी, इस वजह से नेगेटिव हो गया। कक्षा में विकर्षण बढ़ाना, विकर्षण यानी कि ऐसी घटनाएं घटने की बात की जा रही है जो कि बच्चे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ले। तो ये तो गलत हो गया ना। जैसे मान लीजिए कक्षा में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसी क्रियाकलाप हो रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे बच्चे का ध्यान उस विद्यालय की कक्षा से हट करके किसी दूसरी तरफ जा रहा है, किसी घटना की तरफ जा रहा है, तो ये तो निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए लंबे और दोहराव वाले दत्त कार्य, तो ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जब ध्यान लगा ही नहीं पा रहा तो आप उसको लंबा कार्य देंगे तो और ज्यादा ऊब जाएगा। एक ही विकल्प बचा, कार्यों को छोटे और प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, यानी कि एक बड़े टास्क को हम लोग छोटे छोटे टास्क में बांट दें। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है कि वो लगातार 2 घंटा नहीं पढ़ सकता, तो क्या दिक्कत है लगातार 2 घंटे पढ़ने का, आधे आधे घंटे का 4 बार करके पढ़ लेंगे, बीच में आधे घंटे के बाद ब्रेक ले लेंगे। तो वही को बोला जा रहा है कि एक बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में और प्रबंधकीय यानी मैनेज करके उसको तोड़ा जाना चाहिए, ताकि बच्चा कम समय में ध्यान कम से कम लगाए तो सही। यही विकल्प कहीं ना कहीं उसको समावेशित करने में मदद करेगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर, जो गरीब बच्चे हैं, उनके समावेशन के लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है, प्रभावी संस्कृतियों से ही संबंधित उदाहरणों का ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए मैं बार बार कहता हूं ही, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं विकल्प को संकुचित कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कहा जा रहा है कि प्रभावी संस्कृति यानी कि जो डोमिनेंट है, जिनकी मेजॉरिटी है कक्षा में, यानी कि जो आर्थिक रूप से मजबूत परिवार से संबंधित संस्कृति से आ रहे हैं, उनकी से संबंधित उदाहरणों को ही प्रयोग करने की बात की जा रही है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर बालक है, उसके संस्कृति को जगह नहीं दी जा रही है कक्षा में। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चे को परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है। जब उस आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे के परिवेश का आप कक्षा में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ ही नहीं पा रहा है, यानी कि वो कुछ नया सीख भी नहीं रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प दिया गया है, बच्चों की अधिगम क्षमता का उनके सामाजिक वर्ग के साथ सहसंबंध मानना चाहिए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है तो उसकी क्षमता भी कम होगी। फिर तो ये ऐसा हुआ कि कोई भी गरीब बालक आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, कि क्योंकि जो बच्चे की क्षमता है, जो बच्चे की योग्यता है, वह उसके आर्थिक तौर पर कमजोर होने पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का ध्यान, बच्चे की रुचि, बच्चे का मोटिवेशन, इन सभी बातों पर निर्भर करती है, ना कि उसकी आर्थिक स्थिति पर। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी आर्थिक स्थिति को देख करके पहले ही अपने मन में धारणा बना ले रहे हैं कि ये गरीब परिवार से आ रहा है तो ये कमजोर होगा पढ़ने में। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उन्हें कम उम्मीदों के साथ एक अलग संकाय में दाखिला कराना चाहिए। अलग संकाय यानी कि अलग करने की बात की जा रही है, जो कि सीधे तौर पर समावेशी कक्षा का विरोध है। बच्चे में किसी भी प्रकार की योग्यता के आधार पर अगर आप उसका बंटवारा कर रहे हैं, उससे भेदभाव कर रहे हैं, तो ये समावेशी कक्षा का विरोध है, हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना क्या कहलाता है? जैसे कि बच्चे का जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है, जिस संस्कृति से आता है, उस संस्कृति के शब्दावलियों को भी कक्षा में जगह दिया जाए। इससे बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा कि हाँ, हमारे भी परिवेश की बात की जा रही है, हमारे परिवेश से जोड़ करके हमको नई शिक्षा दी जा रही है। और जब भी बच्चे परिवेश से जोड़ करके उसको आगे का ज्ञान दिया जाता है, तभी वो ज्ञान अर्थपूर्ण होता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। यानी सही जोड़ा कौन सा, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया गति संवेदी, और कहा जा रहा है कि सामग्री को जोर से पढ़ना। तो गति संवेदी यानी कि गति मूवमेंट से संबंधित है, और ये सामग्री को जोर से पढ़ने की बात की जा रही है, तो ये सही मेलित नहीं है। श्रवण यानी सुनने से संबंधित कहा जा रहा है। पुस्तकों नोट्स के मुख्य अंशों को चिन्हित करना, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। स्पर्शनीय यानी छू करके महसूस करने की बात की जा रही है। सामग्री के मौखिक सारांश के लिए पूछना, ये भी गलत है। दृश्य यानी कि विजुअल की बात की जा रही है। कहा जा रहा है विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए मानचित्र और प्रवाह चार्ट का उपयोग करना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे मानचित्र को देख सकते हैं और जो फ्लो चार्ट है उसको भी देख सकते हैं, और ये दृश्य के बारे में ही बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के द्वारा देखे, अब बच्चे क्या देखते हैं? अपने परिवेश में वो देख रहे हैं, उनका परिवेश में जो कुछ भी बच्चे देख रहे हैं वो उनका अनुभव हो गया। ठीक है, अब जब बच्चे को नई शिक्षा दी जाती है तो उसके पूर्व ज्ञान, उसके अनुभव से जोड़ करके नई शिक्षा दी जाती है। उसी के लिए बोला गया अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है अधिगम में। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, ना कि चक्रीय तरीके से। कहा जा रहा है कि बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, ना कि चक्रीय तरीके से। तो ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि सही विकल्प क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, यह सीखना कि कैसे सीखना है। तो ये विकल्प तो निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि एक्चुअली में ये विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया। इस उस कंडीशन में ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव था और विकल्प हमें निगेटिव वाला चुनना है, ठीक है। यह सीखना कि कैसे सीखना है, यानी कहीं ना कहीं सही तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से सीखने की बात करता है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बातें मेंशन की गई हैं। दूसरा दिया गया विषय वस्तु में बढ़ोतरी, तो इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, तो ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में है और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, दूसरा वाला उत्तर होगा। 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, तो 360 डिग्री यानी समग्र विकास की बात करता है, सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मेंशन किया गया है, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था कि कौन सा प्रस्तावित नहीं करती। चौथा देखिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, ये भी विकल्प कहीं ना कहीं सही होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में और निगेटिव सेंस में ही हमसे पूछा गया था, क्योंकि मानकीकृत पाठ्यचर्या जो होता है वो हमेशा निगेटिव तौर पर देखा जाता है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा में समावेशी कक्षा होने की वजह से एक ही कक्षा में शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक भी है और अधिगम विकार से जूझ रहा बालक भी है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सबके लिए एक ही करिकुलम के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। इस वजह से ना तो हम एक पेडागोजिकल मेथड यूज कर सकते हैं और ना ही एक स्टैंडर्ड करिकुलम यूज कर सकते हैं और ना ही एक स्टैंडर्ड असेसमेंट पॉलिसी यूज कर सकते हैं। इसलिए ये निगेटिव था और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। यानी हमारा विकल्प क्या बना? दूसरा और चौथा इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, 2 और 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के चिंतन को सुसाध्य नहीं करता? यानी फिर से हमसे निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया, निगेटिव वाला ही विकल्प हमारा उत्तर होगा। चौथा विकल्प दिया गया है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, तो ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि एनसीएफ ही कहता है कि बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नई शिक्षा को बताना है। तो ये विकल्प कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। स्वनियमन और चिंतनशील होने के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। स्वनियमन यानी कि खुद से सेल्फ कंट्रोल्ड की बात की जा रही है, यानी बच्चा खुद से ही नियंत्रित हो रहा है, उसको किसी बाहरी डर की वजह से नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, बल्कि बच्चा खुद इंटरेस्ट ले रहा है, पढ़ाई में रुचि ले रहा है, इसकी वजह से उसका पूरा ध्यान अधिगम पर है, ना कि किसी गलत कार्यों पर। तो वह खुद से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, इसी को स्वनियमन कहते हैं। और चिंतनशील यानी बच्चे को क्रिटिकली सोचने के लिए ऐसे माहौल दिया जा रहा है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, चिंतनशील होने के अवसर दिए जाए। यह विकल्प कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, अधिगम के हस्तांतरण पर आधारित गतिविधियां देना, यह भी बात कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे को एक प्रमेय मैंने पढ़ाया कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब बच्चे को यह कॉन्सेप्ट तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। मान लीजिए मैंने बच्चे को बोला कि ये 40 अंश का है, ये 50 अंश का है, 60 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? तो बच्चा अगर इस प्रमेय का यूज करके यहाँ पर इस कोण का मान निकाल ले रहा है, इस कोण का मान निकाल ले रहा है, यानी कहीं ना कहीं बच्चा इस प्रमेय का एप्लीकेशन उसका यूज करना सीख गया है। तो इसी को बोलते हैं अधिगम का हस्तांतरण, यानी एक परिस्थिति में सीखी गई कॉन्सेप्ट को किसी दूसरी परिस्थिति में अप्लाई करना ही अधिगम का हस्तांतरण होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, समझने के बजाय रटने की लक्ष्य करना। देखिए रटना हमेशा निगेटिव होता है, तो ये कह रहा है कि समझा ना जाए बल्कि रटा जाए, तो ये तो निगेटिव हो गया ना, और निगेटिव है, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या और क्या वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है? कौन सा अनिवार्य है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, भयपूर्ण और चुनौतीपूर्ण, तो क्या भय जरूरी है विद्यालय में? नहीं, निगेटिव हो गया। यांत्रिकी और रचनात्मक तो पॉजिटिव है, लेकिन यांत्रिक यानी मशीन की तरह व्यवहार करने की बात की जा रही है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रतिस्पर्धात्मक भी निगेटिव है, उबाऊ भी निगेटिव है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। सहयोगात्मक और सकारात्मक, ये दोनों पॉजिटिव है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ग्रुप में एक दूसरे का सहयोग करके ही सीखते हैं, और जो संरचनावाद मानता है वो सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण को ही पॉजिटिव सेंस में देखता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संप्रत्ययों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? यानी कि बच्चे को जब कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो कॉन्सेप्ट बताने का क्रम क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है आवेदन को इन्होंने गलत लिख दिया है, इसको अंग्रेजी में आप देखेंगे तो इसका नाम दिया गया है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज करना, अप्लाई करना किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहां पर एप्लीकेशन का मतलब ये वाला आवेदन नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन का मतलब यूज करने वाला, अप्लाई करने वाला एप्लीकेशन है, ठीक है। कहा जा रहा है कि पहले हम लोग अप्लाई करें
आधारित से समझ आधारित की ओर, यानी कि पहले हम लोग नियम को अप्लाई कर लेना तब नियम जान रहे हैं, तो ये तो निगेटिव हो गया ना। हम लोग अप्लाई तो तभी कर पाएंगे ना जब नियम जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताया कि मैंने एक बच्चे को प्रमेय पढ़ाया कि त्रिभुज के तीनों को अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, तो ये नियम हो गया। अब इस नियम को अप्लाई करना है आगे जाकर के प्रश्नों में। ऐसा नहीं है कि पहले आप बच्चों को अप्लाई करना सिखा देंगे तब नियम बताएंगे, तो ये तो उल्टा हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा। उच्च क्रम से निम्न क्रम की ओर, ये भी गलत है। अमूर्त से मूर्त की ओर, ये भी गलत है, क्योंकि मूर्त चीजें जो बच्चे परिवेश में देख रहे हैं वो मूर्त चीजें हैं, उससे जोड़ करके नई शिक्षा को दी जाने की बात करता है परिवेश, एनसीएफ 2005। तो ये विकल्प अमूर्त से मूर्त की ओर बोल रहा था, उल्टा हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा सरल से जटिल की ओर, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, यही हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को सुसाध्य करता है, यानी कि बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कौन सा इनहेंस करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, यानी SR संबंध की बात की जा रही है, तो ये व्यवहारवादी मानते थे। आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों संरचनावाद को ही सपोर्ट करते हैं, और ये व्यवहारवाद को मानता था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। अनुक्रिया समुच्चय, अनुक्रिया यानी कि जो कुछ भी हमारे पास रिस्पॉन्स है उसका एक सेट बोला जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो ये बोला जा रहा है कि मेरे पास तीन विधि है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मैं तीनों विधि में से किसी एक विधि का ही प्रयोग कर सकता हूं। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रश्न आ गया जिसमें से इन तीनों विधियों से वो प्रश्न सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो तीन ही विधि है ना। इसी को बोला जा रहा है अनुक्रिया समुच्चय, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए प्राकार्यात्मक स्थिरता। प्राकार्यात्मक को अंग्रेजी में प्रोसीजरल कहते हैं, यानी कि प्रोसेस की बात की जा रही है, तो इसमें स्थिरता की बात की जा रही है, फंक्शनली रिजिड होने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जब हम लोग एक विधि को लेकर के रिजिड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा समरूपक चिंतन, यानी कि एक प्रश्न को सॉल्व करने की कई विधियां हो सकती हैं और पैरेलली हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, उसी को समरूपक चिंतन कहते हैं। तो ये जितना ज्यादा हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे उतना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी, और यही विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है। त्रुटियों के बारे में पूछा गया। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियों को पूरी तरह से अनदेखा कर देना चाहिए। एकमात्र एक ही, पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि त्रुटियों को अनदेखा करने की बात की जा रही है। बच्चे के त्रुटि को जब हम लोग अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो बच्चे वही गलती बार बार दोहराएंगे। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। बिना कोई प्रतिपुष्टि दिए त्रुटियों पर अंक कम कर देना, जब भी नंबर की बात आएगी वो भी विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, और कहा जा रहा है कि बच्चों को फीडबैक दिया ही नहीं जा रहा, प्रतिपुष्टि दिया ही नहीं जा रहा त्रुटियों के बारे में। तो जब तक बच्चे को त्रुटियों के बारे में बताएंगे नहीं, बच्चे कहां समझ पाएंगे कि हां मैं ये गलती कर रहा हूं, और सही कॉन्सेप्ट तक कहां कभी पहुंच पाएंगे। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, त्रुटि करने के व्यवहार को मिटाने के लिए दंड देना चाहिए। दंड शारीरिक हो या फिर शाब्दिक हो, हमेशा निगेटिव माना जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, संकेत और इशारे देकर के विद्यार्थियों को अपनी त्रुटि खुद खोजने में मदद करना चाहिए। संकेत और इशारे, ये क्या है? ये जेडपीडी का पार्ट है। लेव वाइगोस्की जो कि संरचनावाद से जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि बच्चों को दो प्रकार से हेल्प दी जा सकती है। एक तो शुरुआती मदद, जिसे उन्होंने स्कैफोल्डिंग कहा था, और दूसरा किसी समस्या को सॉल्व करने के दौरान उनको इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से हेल्प की जा सकती है, जिसे उन्होंने जेडपीडी बोला था। अब बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, बीच में ही तो त्रुटि कर रहा होगा। अब बीच में जब उसको हेल्प दी जाएगी तो ये जेडपीडी से जुड़ा हुआ है, और ये टर्म किसका है? लेव वाइगोस्की का है, और लेव वाइगोस्की संरचनावाद से जुड़े हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा करता है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, चलिए, रूढ़िवादी विचार जो है उसको कम करना है, तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है, विद्यार्थी को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। तो क्या अधिगम अनियंत्रित प्रक्रिया? नहीं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों का जो सीखना होता है वो उसके पूरे तरीके से प्रयास पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग प्रयास के माध्यम से जो अधिगम होता है, जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी को तो अधिगम बोलते हैं। यानी बच्चा जितना ज़्यादा प्रयास करेगा उसका अधिगम उतना ही ज़्यादा होगा। ये अनियंत्रित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ऐसे उदाहरण देना जो यह दर्शाए कि रूढ़िवादी सच है, यानी कि जो समाज के द्वारा रूढ़िबद्ध विचार है उसको सच बताया जा रहा है, जबकि प्रश्न में ही हमसे पूछा गया है कि उसके प्रभाव को कम करना है, रूढ़िवादी विचारों को कम करना है, और इसको सच बताया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल विरोधाभास हो गया ना, हमारा उत्तर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब हमें
हम ये मान लेंगे कि सच है, रूढ़िवादी विचार सच है, तो वो कम कहाँ होगा, प्रभाव को कम करना था ना, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को बारंबार इनाम और सजा देना, सजा भी निगेटिव है और इनाम भी अपने आप में निगेटिव होता है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। बच्चे को बहुत ज्यादा समय तक, लॉन्ग पीरियड के लिए एक्सटर्नली हम लोग मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है। यहां पर देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम बोलते हैं। अब बच्चे के मन में अगर हम लोग इस बात को बैठा दें कि ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड है, आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपका अधिगम अर्थपूर्ण होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होगा चीजों को सीखने के बारे में। यह विकल्प कहीं ना कहीं पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। देखिए, अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए, यानी कहीं ना कहीं उसको डर है कि मैं बिल्कुल लास्ट में आऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट को अवॉइड करना चाहता है, यानी कि अपने अंतिम स्थान को आने को अवॉइड करना चाहता है, और अवॉइड को हिंदी में परिहार बोलते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, तो वो महारत हासिल नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ इस बात से डरा हुआ है कि मैं कहीं अंतिम स्थान पर ना जाऊं, कहीं सभी बच्चे मेरे से आगे ना निकल जाए, तो वो केवल अंतिम स्थान को अवॉइड करना चाहता है। भले ही उससे सेकेंड लास्ट आ जाए वो चलेगा, लेकिन अंतिम स्थान पर नहीं आना चाहता है, यानी अंतिम स्थान को अवॉइड करना चाहता है। ठीक है, चलिए, पहला गलत हो गया। दूसरा विकल्प देखिए, इसमें परिहार मेंशन तो किया गया है, लेकिन महारत लक्ष्य बताया गया, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि बच्चे का लक्ष्य महारत हासिल करना नहीं है, मास्टरी अचीव करना नहीं है, बस वो लास्ट ना आए, अपना परफॉर्मेंस इस तरीके से करना चाहता है कि वो सेकंड लास्ट आ जाए चलेगा, लेकिन लास्ट ना आए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, तो वो परफॉर्म करना उसका लक्ष्य नहीं था। परिहार, इसी को एवॉइडेंस बोलते हैं। परिहार यहां पर पॉजिटिव है, प्रश्न के सापेक्ष पॉजिटिव है, वैसे तो नेगेटिव सेंस में देखा जाता है, लेकिन प्रश्न चूंकि हमसे यही पूछा गया है कि अंतिम स्थान पर आने से बचना चाहता है, यानी प्रश्न ही निगेटिव सेंस में है, तो उस कंडीशन में ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, यानी कि वो अपना परफॉर्मेंस इस तरीके से रखना चाहता है कि वह अंतिम स्थान को अवॉइड कर दे, इसी की बात की गई है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ना चाहिए। कहा जा रहा है कि विद्यालय और सामुदायिक जीवन को जोड़ना ही नहीं चाहिए। एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे के विद्यालय को उसके बाहरी जीवन से जोड़ने के संदर्भ में, ताकि बच्चे और उनका जो पूर्व ज्ञान है उसको कोरिलेट किया जा सके, और ये विकल्प उसका उल्टा बोल रहा है, बच्चे के विद्यालय और सामुदायिक जीवन को जोड़ने से रोक रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यालय और समुदाय जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना। कहा जा रहा है कि विद्यालय को समुदाय से जोड़ने पर बच्चे की भागीदारी के अवसर सीमित हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि बच्चे के विद्यालय को उसके समुदाय से जोड़ना चाहिए, यानी दोनों विकल्प इसके गलत हैं। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए और आर दोनों गलत हैं, इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।